अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 30 FAR 2 का स्टार्ट करते हैं। पोस्ट रिज़ल्ट पहला लेक्चर है और FAR 2 की क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो सारे FAR 1 पास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माशाल्लाह से कमी काफ़ी बाकी हो चुकी है क्लास के अंदर, तो आधे बच्चे रह गए हैं तकरीबन। वैसे भी आप लोगों को पता है कि सबसे आगे सबसे ऊपर सबसे पहला और सबसे बुरा रिज़ल्ट FAR 1 का ही होता है। एज़ यूजुअल इम्प्रूवमेंट तो है 3-4% पिछले साल की निस्बत, पिछले अटैम्प्ट की निस्बत, लेकिन स्टिल 28% सबसे कम रिज़ल्ट इसी का है। और अगेन मैं कहूँगा कि FAR 2 का रिज़ल्ट, वही बच्चे हैं ना जो FAR 1 पास करके FAR 2 में आते हैं, FAR 2 का रिज़ल्ट जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में 44-45% तक रिज़ल्ट आ गया उसका। तो ये क्या वजह होती है? जो पास होकर आते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको तजर्बा भी हो चुका होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह इंसानों की तरह पढ़ना है, तो फिर उनकी पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। FAR 1 के अंदर कुछ PRC का शुगल भी चल रहा होता है और कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता कि कहाँ पे हम पड़े हुए हैं, किस मुसीबत में, और कुछ कॉन्सेप्ट्स की वीकनेस, क्योंकि इंट्रो बहरहाल MCQs बेस्ड है तो बच्चे गुजारा भी करके आ जाते हैं। तो जो गुजारे वाले होते हैं वो फिर या तो मेहनत कर जाते हैं, अच्छे से निकल आते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी सीधे उनके कर लेते हैं वो अपने, और FAR 2 में भी फिर इसी तरह से निकले चले जाते हैं। और जो मसले मसाइल वाले होते हैं वो फिर रुक रहे हैं यहाँ पे। तो बहरहाल, लेकिन अमेजिंगली टैक्स का भी इस दफ़ा रिज़ल्ट जो है वो FAR 1 के साथ साथ आया है, जो कि बहुत अमेजिंग है। हालांकि उसका अच्छा ही होता था रिज़ल्ट, कोई नहीं, इस दफ़ा फिर FAR 1 अकेला नहीं रहा। आइए आइए, आपका FAR 1 पास हो गया, ठीक है। पहले थोड़े से बच्चे ने, चलें जी। अच्छा जी, हम इस थ्योरी को ज़रा फटाफट पूरा कर लें, जान चुनाएं इससे, इसके MCQs कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह हाफ लेक्चर IS 21 का होगा और हाफ फिर IFRS 16 का, ठीक है। IS 41 के स्कोप को पढ़ लें अब आज। IS 41 अप्लाइज टू बायोलॉजिकल एसिड्स एक्सेप्ट फॉर बियरर प्लांट्स, क्योंकि इस पर क्या लगता है IS 16, ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल एसिड्स में आपको पता है ना क्या क्या होता था, याद है? लिविंग एनिमल्स भी हैं और लिविंग, तो लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स। अच्छा, अगर लिविंग प्लांट्स हैं तो फिर वो कौन से लिविंग प्लांट्स हैं? क्योंकि बियरर प्लांट तो उसने अलग कर दिए। बियरर के अलावा सारे, बियरर में नहीं आता था वॉलनट ट्री, वो भी बायोलॉजिकल एसिड होगा, IS 41 में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर पड़ा हुआ फ्रूट तो वैसे ही IS 41 में होता है ना। बियरर प्लांट के ऊपर लगा हुआ फ्रूट IS 41 में ही होता है, ठीक है। लेकिन जो कीमती दरख्त होगा उसकी लकड़ी भी आपकी जो है वो फेयर वैल्यू निकल सकती है, उसकी फेयर वैल्यू निकाल कर आप ईयर एंड के ऊपर उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं। उसके अलावा जो कंज्यूमेबल प्लांट्स हैं, जो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, कल्टीवेट किए और फिर उन्हीं को हार्वेस्ट कर दिया, गंदम, चावल, चना, ये फसल जो हैं ये भी क्या हैं? बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। बियरर प्लांट नहीं है, ये बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, ठीक है। तो अदर देन बियरर प्लांट जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं या लिविंग प्लांट्स भी हैं, उन पे IS 41 लगता है। अच्छा, बियरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो IS 41 लगता है सारे बायोलॉजिकल एसिड्स पे, लेकिन नहीं लगता बियरर प्लांट पे। उस पर क्या लगता है? IS 16। अच्छा, IS 41 अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। क्या मतलब? मतलब जब दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ है तो तब नहीं अप्लाई होता, तब नहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे अप्लाई होता। ये भी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना जो लगी हुई है ना। ये लगा हुआ भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना। यही तो बात है, लगा हुआ बायोलॉजिकल एसिड है। वो तो पहले ही उसने क्या दिया, बायोलॉजिकल एसिड पे तो IS 41 लगता है, बियरर प्लांट पे नहीं लगता। ये जो फल लगा हुआ है ऊपर, चाहे बियरर प्लांट पे है चाहे वॉलनट ट्री वाला वो दूसरा प्लांट है, ये फल बायोलॉजिकल एसिड ही है। ये एंड पे मैंने कहा था इसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है। आप ठेकेदार को बुलाएं, उसको कहें यार इस बाग के अंदर जो फल मौजूद है, फ्रूट है, उसका बता दो क्या अंदाज़ा है, कितनी कीमत है, लग सकती है मार्केट वैल्यू। तो इस अगर ये एंड पर इनको नहीं तोड़ा अभी आपने, आपके दरख्तों पर खड़े हैं, तो ये क्या है? आपका करंट एसिड है, बायोलॉजिकल एसिड। करंट इसलिए कि इसको 1-2 महीने में आपने उतार के बेच देना है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त ये उतारा जाता है, ये गिर रहा था, ये आपने ये बेसिकली मैंने बच्चों को लास्ट टाइम कहा था, तस्वीर वो लास्ट टाइम वाली है ना, ठीक है। मैंने कहा था ये देखो सोटी मारी आपने, ये सोटी थी, सोटी का रंग ज़रा जो है ना वो रेनबो कलर की सोटी, ये सोटी आपने मारी, ठीक है। सोटी जो है इसको कोई और कलर दें, यही दे देते हैं। ये जनाब आपने सोटी मारी है इसको,
तो ये फल नीचे गिरा है। अब ये यहाँ पे जब ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, तो इस पर IS 41 लग रहा है और इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर वे रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है, और जब इधर पहुंचा तो ये क्या बन गया, इन्वेंट्री। ठीक है ना, याद आ रही हैं बातें? ओके, चलें वापस आएँ। और उसके बाद ये मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, ये मैं अभी पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट इन सर्टन सिचुएशंस। गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर भी लगता है, ये आज पढ़ना है हमने जो पेंडिंग था, ठीक है। नहीं अप्लाई होता IS 41, अप्लाई होता है और नहीं अप्लाई होता। नहीं अप्लाई होता किस पे? हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपकी वो टोकरी में सेब पहुंच चुके थे वो हार्वेस्टेड है। हार्वेस्ट एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट सिर्फ लगा था IS 41 और जैसे ही वहां से निकलकर टोकरी में पहुंचा तो IS 2 लग गया, ठीक है। लैंड रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब जिस ज़मीन के ऊपर बाग लगा उस ज़मीन पे IS 16 ही लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके ऊपर जो बाग है उसके बारे में देखेंगे, बेरर प्लांट है या बायोलॉजिकल एसिड वाला प्लांट बनता है, ठीक है, और उसकी प्रोड्यूस के ऊपर भी लगेगा। लेकिन लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगेगा। कितने पेपर दिए थे? तीनों पास किए हैं? पक्की बात है? रिजल्ट दिखाना है मुझे क्लास के बाद। अच्छा, ओके, नहीं लगता बियरर प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हाउएवर IS 41 डज अप्लाई टू प्रोडक्ट ऑन, हाँ ठीक है, वो तो हमने बता दिया था। और नहीं अप्लाई होता इंटेंजिबल एसिड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्या मतलब? आपको मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, या चलो वैसे आपने ख़रीदा हुआ एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपके जानवरों की सारी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। इस जानवर का ये नाम है, इसकी ये नस्ल है, इसका इतना वज़न है, उसके बारे में फिर रिकॉर्ड्स हैं, इसको ये वैक्सीन लग गई है, ये अभी लगना बाकी है, वगैरह वगैरह। अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे तो जैसे लैंड पे PPE लगा, बिल्डिंग होगी आपके फार्म के ऊपर, कोई उस पर PPE लगेगा, कोई मशीनरी लगी हुई है PPE लगेगा। ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है तो उस पर IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स लगेगा। गवर्नमेंट IS 41 नहीं लगता उसको, ठीक है। ये तो हो गया था डेफिनेशंस। देखते जाना, कहीं पे रोकना हो तो मुझे खुद ही रोकना है आपने, वरना मैंने अपनी मतलब की जगह पे जाकर रुकना है। ओके, हो गया था सारा कुछ ही। बेरर प्लांट क्या होता है बड़ी तसल्ली से हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने समझाया था एग्जाम्पल से और ये पढ़ा भी दिया था। ये तो सभी हो गया। ग्रुपिंग पढ़ ली थी हमने, रिकग्निशन, मेजरमेंट, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी, कॉस्ट टू सेल क्या होती है देख लिया था। होमवर्क में एग्जाम्पल्स की थी, ये दोनों ही करनी थी वैसे तो जी। किसी ने की हो? यशी करते रहे 3 दिन, हो गई थी, ईजी थी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यूजिंग कॉस्ट एज फेयर वैल्यू, इन एबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू, और गवर्नमेंट ग्रांट पे आके ब्रेक लगी। इससे पीछे कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि मैंने MCQs पे जाना है तो फिर आपने मुंह उठा के बैठना नहीं है वहाँ पे। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? करें शुरू ये? चले, इसको छोड़ें, पहले इधर आएँ। गवर्नमेंट ग्रांट FAR 1 माशाल्लाह अब आपकी पास है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस IS 20 एक स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था FAR 1 में। क्या ये वही है? क्या ये वही है? क्या ये वही है? अगर वही है तो यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? यानी कि IS 41 ने अपने इसी स्टैंडर्ड के अंदर ही, इसी स्टैंडर्ड ने ही गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ डिस्कशन किया। उसकी वजह ये है, आप IS 20 पढ़ कर आए FAR 1 में, बल्कि पास करके आए FAR 1 माशाल्लाह, आप तो कह सकते हैं। तो आपने IS 20 जो पढ़ा था, क्या उसमें कहीं पे आपको बायोलॉजिकल एसिड्स का जिक्र मिला था? नहीं ना मिला था। अब गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे आपको कोई बायोलॉजिकल एसिड भी तो दे सकती है। बकरियां दे दी उन्होंने, गायें दे दी उन्होंने, गवर्नमेंट ने दे रहे हैं इस वक्त भी। लाइफ स्टॉक को बड़ा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, वो पता नहीं लोगों ने रखने ही छोड़ दिए, तो प्रमोट कर रहे हैं आप इसको, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है जी जानवर, आपको मुफ्त में जानवर दे रही है। वो क्या है? ग्रांट ही तो है। कुछ पैसे लेकर, शायद वो नॉमिनल अमाउंट लेकर दे रहे हैं। तो अब वही वाली बात तो चल रही है जो आपने सुनी हुई थी, लेकिन IS 20 के अंदर इसका जिक्र नहीं था। ये मतलब जब बायोलॉजिकल एसिड पढ़ा लिया आपको तो अब कह रहा हूँ कि ये भी एज अ ग्रांट मिल सकते हैं। तो इनकी ग्रांट की ट्रीटमेंट क्या होगी, वो वहाँ चूँकि नहीं थी तो IS 41 ने फिर अपने अंदर ही इसके बारे में बताया। क्या बताया सुने। बायोलॉजिकल एसिड्स, वो वाले बायोलॉजिकल एसिड्स जिनको आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं ना, बोलो। तो बायोलॉजिकल एसिड्स जिनको आप रखते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे,
इसमें आपके लिविंग एनिमल्स भी हो सकते हैं, लिविंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि IS 41 क्या कहता है कि आपने बायोलॉजिकल एसिड किस पे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, अल्फाज पे गौर करें, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले, इसके अलावा भी कोई बायोलॉजिकल एसिड हो सकता है। वो कौन? नहीं नहीं, ये ज्यादती की आपने, इतनी तस्वीर लामा बोले, लामा, ठीक है, जिनकी मुझे पता है, लेकिन आप फौरन बोले, इतनी तस्वीर मेहनत से निकाली हुई तस्वीर है, ठीक है। पिछले टाइम में मुझे सही तस्वीर भी नहीं मिल रही थी, कोई 2-3 खड़े होते थे, कोई दूर खड़े होते थे, कोई करीब नहीं होते थे, कोई समझ नहीं आती थी, तो कितनी मुश्किल से तस्वीर ढूंढी थी मैंने, तो इसीलिए ढूंढी थी कि मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजिकल एसिड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल के अलावा वाले भी कोई होते हैं? तो होते हैं। वो कौन से? वो लामा, ठीक है, जिसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल रिलायबली मेजरेबल नहीं होती, तो स्टैंडर्ड कहता है उसको भी कॉस्ट पे रख लो, मजबूरी है, क्या करें, बाद में मिलेगी तो फिर फेयर वैल्यू पे ले आना। तो फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो बायोलॉजिकल एसिड जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वाले हैं, इनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है IS 41 इन पे अप्लाई। कौन सा स्टैंडर्ड होता है जी? IS 41 इन पे अप्लाई होता है, ठीक है जी। और वो कहता है कि अब IS 41 इन पे लगेगा, वो बायोलॉजिकल एसिड्स जिनको आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखा हुआ है, उनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है गवर्नमेंट दो तरह की ग्रांट्स दे सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई कंडीशन अटैच नहीं की गवर्नमेंट ने, कोई अनकंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल। मैं मिसाल किसी लैंड की दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई पैसे दे दिए, ठीक है, पैसे दे दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जी आप जो है वो मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया पकड़ें और बस आपने ना जो है ना वो बस आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं बस अपनी मर्ज़ी से उसको करें, अच्छे तरीके से करें, कोई कंडीशन गवर्नमेंट ने अटैच नहीं की। अनकंडीशनल क्या है? कोई कंडीशन अटैच ना हो। तो जब कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है तो फिर जिस दिन वो ग्रांट रिसीव करें उसी दिन उसको इनकम बना लें। और दूसरी सूरत क्या है? गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन अटैच कर दी, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो 5 लाख रुपए, आपने अगले 5 साल तक यहाँ पे गंदम उगानी है, गंदम का थोड़ा सा बहरान है मुल्क में, तो आपने 5 साल तक गंदम उगानी है, ये उसमें हेल्प के लिए है। लेकिन जैसे ही आपने 1 साल गंदम उगा ली, आपका 1 लाख हो गया, अगर आपने उसके बाद गंदम उगाना बंद की तो 4 लाख हम वापस ले लेंगे। ये कंडीशन क्या है? हर साल के एंड पर वो कह रहे हैं कि आप 1 साल पूरा करें तो इनकम बना लें। तो फिर सिंपल, जिस दिन रिसीव करेंगे उस दिन लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट, और हर साल के एंड पे इनकम बनाते जाएं। एक सूरत ये भी हो सकती है, गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ें 5 लाख, अगले 5 साल तक गंदम उगानी है और 5 साल में किसी वक्त आपने गंदम उगाना छोड़ी तो हम आपसे ये सारे पैसे वापस ले लेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर पहले दिन डेफर्ड ग्रांट बनाएंगे, 5वें साल के एंड पे जाके इनकम में डालेंगे। ये सूरतें हो सकती हैं। तो वो तो कंडीशनल होगी। अनकंडीशनल तो बहुत आसान है। अनकंडीशनल क्या है जी? कि आपको जैसे कोई कंडीशन अटैच, गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो ग्रांट, रिलेट किससे कर रही है? वो कोई भी बायोलॉजिकल एसिड हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है, आपको पैसे दिए इससे बकरियां खरीद लो। नहीं है, वो अलग पड़ा है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल IS 41 ने जो बात की है वो ये की है कि बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड कोई ग्रांट गवर्नमेंट दे और कंडीशन अटैच ना हो तो रिकॉर्ड कर लो उसको PNL में, रिकॉर्ड एज इनकम, रिकॉर्ड एज इनकम इन PNL। कब रिकॉर्ड कर लें जी? when in the period in which it becomes receivable, in the period, बल्कि यूँ लिख लें when it becomes receivable। जी हाँ, रिसीव होना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया पैसे कल को मिल जाएंगे आपको, तो आज रिसीवेबल बन गया तो रिकॉर्ड कर ले, when it becomes receivable। गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है आपको? तो जिसको चीज़ उधार बेची, भरोसा तो उसका भी नहीं होता, फिर करना ही पड़ता है, बिजनेस है, ठीक है, ओके। बंदे का है भरोसा आपको? अच्छा, ठीक है जी। ये बात समझ आती है? बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल कोई नहीं। उसके बाद
दूसरी सूरत क्या हो सकती है जी, आपकी जो ग्रांट आपने रिसीव की है वो उसके साथ गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन अटैच की हुई है, कंडीशनल ग्रांट है। तो कंडीशनल ग्रांट जो है उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, एज एंड व्हेन कंडीशन मीट हो गई, ठीक है। कंडीशनल ग्रांट को क्या करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड एज इनकम इन P&L when the condition is met, when the condition is met, ठीक है जी। जब कंडीशन मीट हो जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ओके, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर पहला तो हो गया ना सीधा साधा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, कि जैसे ही रिसीव हो गई, जब कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है उस वक्त इनकम बना लो या रिसीवेबल बन गई। मसला इसमें आता है तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ये बड़ा है, दे दो यार, दो। इतनी परेशानी बनी है कि छींक भूल गया मैं, आ रही थी। अभी एग्जाम्पल में, अभी एग्जाम्पल इसीलिए करा रहा हूँ कि आपके सवाल ये पैदा होना था। तो गवर्नमेंट gave us a grant of, छोटी सी फिगर रखते हैं यार, ₹50 with condition that grant will become repayable in full if condition of crop growing, अब मेरी एग्जाम्पल है बस चल रही है, ठीक है। फुल repayable if in full if condition of crop growing for 5 years is not met। 5 साल तक कंडीशन लगाई है जी कि 5 साल तक आपने क्रॉप ग्रो करनी है, नहीं करेंगे तो ये रीपे हो जाए, रीपेबल हो जाएगी। अच्छा, अब ये दो तरह से हो सकता है, यानी मिसाल के तौर पे इसमें तो ये होगा, ये जो मैंने लिखा है ना सवाल, इसमें ये होगा कि आपने आज कोई एक डेट्स अज्यूम कर लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2021, ये 24 है चल रहा है, 1 जनवरी 2024 पर ये पैसे आ गए तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। लेकिन चूंकि कंडीशन अटैच्ड है, अगर ये पहले वाली कैटेगरी होती, कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या करते, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन चूंकि कंडीशन अटैच हो गई तो 1 जनवरी 14 पर आप एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, लाइबिलिटी लिख दूँ, लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से, 50 रुपये से। अब वो क्या कह रहे हैं, ऊपर पढ़ो, अगर क्रॉप ग्रोइंग 5 साल, शर्त क्या लगाई, 5 साल तक आपने फलां क्रॉप ग्रो करनी है, अगर 5 साल वाली शर्त पूरी ना हुई तो सारे पैसे वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब आपने 1 साल भी गुजार देना है, 2 भी गुजार देने हैं, 3 भी गुजार देने हैं, 4 भी गुजार देने हैं और 5 भी गुजार देने हैं, ठीक है। 5 साल गुजरने का इंतज़ार करना है और 5वें साल के एंड पे जाके आपने फिर इसको इनकम बना लेना है, ओके। और सही है, कोई इनकम नहीं बनी, कोई इनकम नहीं बनी, कोई इनकम नहीं बनी, क्योंकि उसने कहा था 5 साल की शर्त पूरी करनी है, ठीक है जी। तो जब 31 दिसंबर 2000 बनाओ जरा, कितने बनेंगे, 24 भी गुजारा, 25 भी गुजारा, 26 भी गुजारा, 27 भी गुजारा और 28 के एंड पे पहुंच गए आप, ठीक है। 28 के एंड पे पहुंच गए, 31 दिसंबर 18 पे आप आएंगे, आप सुख का सांस लेंगे। और सॉरी 28
आप सुख का सांस लेंगे और इस दिन आप कहेंगे शुक्र है, बल्कि इधर ही लिखो, उसको भी ऊपर ही लिख देते हैं। नहीं ना करते ना, ये IS 41 है यार, IS 20 नहीं है, IS 41 यही कह रहा है, तो ऐसे ही करना है, हर साल अमोर्टाइज नहीं कर सकते ना। वैसे भी कंडीशन क्या है, 5 साल तक शर्त पूरी करनी है। 5 साल से पहले किसी साल हमने चक्कर लगाया और गंदम ना खड़ी हुई तो सारे पैसे वापस ले लेंगे। उसकी शर्त, उसकी सूरत बताता हूँ। फिलहाल क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि दिस विल बिकम रीपेएबल इन फुल इफ कंडीशन ऑफ क्रॉप ग्रोइंग फॉर 5 years इज नॉट मेट। ये एक सिचुएशन है, मैंने दोनों बताई थी ना, अभी पहली की बात कर रहा हूँ। तो पूरे 5 साल आपने इंतजार किया, यकम जनवरी 24 को पैसे आए, लाइबिलिटी बनाई, 31 दिसंबर 28 पे जाकर आपने फिर इसको करना है लाइबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, P&L के अंदर फेंक देंगे जब कंडीशन मीट हो जाए। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, ये तो हो गई सिचुएशन जो आपको अभी नज़र आ रही थी कि उन्होंने कंडीशन ही क्या लगाई है कि 5 साल तक आपने क्रॉप ग्रो करनी है। अगर 5 साल वाली शर्त ना पूरी की गई तो आपके पैसे हम वापस ले लेंगे। अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल हो गई। दूसरी में अब सवाल नहीं लिख रहा, दोबारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो 50 रुपये, ठीक है, और क्रॉप ग्रो करो। अगर 1 साल तक ग्रो कर लिया क्रॉप आपने, तो उस साल का 10 रुपया आप इनकम में डाल लेना। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1 साल बाद क्रॉप ग्रो करना रोक देते हो तो आपको पूरा 50 वापस नहीं लेंगे, 5 साल में से 10 रुपये, 5 साल में से 1 साल तो काम कर लिया ना, तो 50 को 10 पे डिवाइड करो तो 10 रुपये आपने कंडीशन पूरी कर दी है, तो 10 आपके, बाकी 40 वापस ले लेंगे। ये अमोर्टाइजेशन वाला चक्कर फिर अब करना पड़ेगा। तो सवाल है ना, ठीक है, तो कंडीशन दोनों तरह से अटैच हो सकती है, ये भी कंडीशन है और नीचे वाली भी है, ठीक है। ये कंडीशन तो हो गई ना, ये सवाल इस तरह से बना है। लेकिन दूसरा मैंने बनाया नहीं है, ये अलग एक सवाल, ठीक है ना, ये अलग एक सवाल होगा। अब इसमें ये होगा कि आपको यहाँ पर एंट्री पास करनी पड़ेगी जी। 31 दिसंबर 2024 आएगा, आप कहोगे लो जी 1 साल की शर्त पूरी हो गई, तो 1 साल, सवाल खुद बताएगा कौन सी वाली बेस है, तो लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट कर लेंगे आप 10 रुपये से। फिर एक और साल आपने शर्त पूरी कर ली, 31 दिसंबर 25 पर पहुँचेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट फिर 10 रुपये से। फिर 1 साल और गुजारेंगे। अब समझ आ गई बात की समझ तो आ गई ना आपको, तो अब एंट्रीज में फटाफट चलो कर ही दूँ। अब लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट 10 रुपये से। उसके बाद इतना तुम यहाँ पे तो कुछ बचना ही नहीं है, चलो खैर थोड़ा साइड पे कर दें फिलहाल जी। फिर तीसरे साल ये 31 दिसंबर 26 हो गया, 31 दिसंबर 27 पे जाओगे, सुख का सांस लोगे और क्या हमने चलो फिर थोड़ा सा अब कमा लिया है, अब हमारा ये, अब हुकूमत ये वाले 10 वापस नहीं ले सकती। और फिर आखिरी दिन जाकर, बल्कि इसको वैसे ज़रा दूर दूर से पता लगे ना ज़रा, ये अब 31 दिसंबर 28 से पहुँच गए तो आखिरी साल की शर्त भी पूरी होगी। अब इस साल वाले पैसे भी हुकूमत आपसे वापस नहीं ले सकती। तो दोनों में से जो सवाल बताएगा वो वाली सूरत आपकी होगी, ठीक है। लेकिन ये है दोनों ही कंडीशनल, ये कंडीशनल है। कंडीशन दोनों तरह की हो सकती है। ऐसे भी हो सकती है कि हुकूमत कहे कि सारी के सारे 5 साल आपने जो है वो ग्रो करना है क्रॉप, अगर किसी एक दिन भी मिस किया, कोई 1 साल भी मिस किया तो हम आपसे सारे पैसे वापस लेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको वो कहते हैं कि जिस साल आपने ग्रो कर लिया उस साल के पैसे अब आपके हो गए, ये 5 साल के पैसे हैं तो 1 साल के आपके हो जाएंगे, अगर आपने उसके बाद बंद किया तो बाकी 4 साल वाले पैसे वापस लेंगे। तो दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, पर ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन कंडीशनल ग्रांट इसे कहते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड ग्रांट है, ये वो वाली ग्रांट नहीं है जो IS 20 में पड़ी थी। ये वो बायोलॉजिकल एसेट जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आपने रखे होते हैं, उन पर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये IS 41 ने हमें बताया है, ठीक है। बात समझ आई है? अच्छा, अब ये तो हो गई बात, इसमें कोई मसला है तो बताएं, इन बातों में कोई मसला है तो बताएं जी, है कोई मसला? चले, अच्छा, अब ये तो हो गई वो वाली ग्रांट्स
जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले बायोलॉजिकल एसिड्स की मद में मिली थी। अब इसी बिजनेस को, ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में मशगूल है, इसी बिजनेस को ग्रांट मिल सकती है, बीरर प्लांट से रिलेटेड भी तो मिल सकती है। क्या ख्याल है? ये लो पैसे, माल्टे का बाग लगाओ, ये बाग लगा हुआ ले लो, इसका फसल उगाओ, मतलब इससे फसल लो और हमें दो। एसिड भी मिल सकता है ना, पैसे भी मिल सकते हैं। तो बीरर प्लांट से रिलेटेड हो गई, या वो बायोलॉजिकल एसिड्स, वो बायोलॉजिक, देखो ना बीरर प्लांट पे क्या लगता है, IS 16, और वो बायोलॉजिकल एसिड्स जो आपके एट कॉस्ट पड़े हैं, लामा एट कॉस्ट वाले बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, ठीक है। माल्टे का बाग, ठीक है। तो ये वो एसिड्स हैं जो बीरर प्लांट तो जाता ही कहाँ पे है, IS 16 में, और बायोलॉजिकल एसिड वो जिसकी कॉस्ट, जिसको मैं मजबूरन कॉस्ट पे रखा हुआ, वो भी कहाँ जाता है, PPE में, IS 16 में ही जाता है ना, उसको कॉस्ट में रखते हैं। PPE में ना भी लेके जाएं तो वो कॉस्ट पे रखेंगे, चाहे नोट इसी के अंदर ही रखें उसको, ठीक है। तो इनको आपने जैसे पढ़ा वैसे ही लेकर चलना है, यानी IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट के स्टैंडर्ड में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ रखा है ना आज तक, बस ये वही है। कोई बीरर प्लांट है तो वो ही सारे रूल्स देखना पड़ेगा। कैश आया है, उधर से आपका ऑरेंज ऑर्चर्ड बाग माल्टे का डेप्रिशिएट हो रहा होगा। क्या कहा था, बीरर प्लांट क्या होता है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, CWIP से फिर उसको आप जो है वो PPE में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं अगले 20 साल तक ये फल देगा, तो उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है। तो फिर अगर 20 साल पे उसने डेफिसिट होना है, तो जो ग्रांट इससे रिलेट कर रही होगी वो भी लायबिलिटी बनेगी और 20 साल में इनकम बनेगी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट IS 20 वाला, कि ग्रांट देखो किस एसिड से रिलेट कर रही है, जैसे ही वो एसिड डेफिसिट हो रहा है वैसे ही वो ग्रांट इनकम में जा रही है। लामा कॉस्ट पे रखा हुआ है, 15 साल तक जी इसकी ज़िंदगी होती है नॉर्मली इस जानवर की, तो यूजफुल लाइफ 15 साल रख ली उन्होंने, उससे ज़्यादा चल सकता है फुली डेफिसिट होकर, लेकिन 15 साल उसकी लाइफ अगर रख दी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जी आप यहाँ पर जो है ये लामा जो है इसकी प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, ये यहाँ पर आम हो, तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो आप ये पकड़ें, ये पैसे ये आपको जो है वो इस फार्मिंग के लिए, ये लामा आपने यहाँ पालना है और फिर इसको बेचना है, डेवलप करें इस मार्केट को। अब देखना ये है कि जो आपने लामे लिए हैं वो तो कॉस्ट पे पड़े हैं, तो उन्होंने क्या होना है, अपनी यूजफुल लाइफ डेफिसिट, तो जो पैसे आए हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से, उनको भी आप लाइबिलिटी बना के जितना अरसा वो लामे आपके डेप्रिशिएट होंगे उतने अरसे पर ही आपकी वो ग्रांट, ये यानी वही IS 20 है जो आप पास करके आए हैं FAR 1 में। जब आ जाएगी तो यहाँ से वैसे ही निकल के उधर चला जाएगा, जब उधर चला जाएगा तो फिर देखना है कौन सी वाली ग्रांट है, जितनी बची पड़ी होगी वही जाएगी ना, पहले वाली इनकम में चली गई होगी, जो बची पड़ी है वो आ जाएगी इधर ही, डेफर्ड ही पड़ी होगी ना। अब जब एसिड की नेचर बदल गई, एसिड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आ गया, तो फिर आपको उसको मजबूरन, क्योंकि वो फिर इधर आ गया ना, अब वो बायोलॉजिकल एसिड फेयर लेस कॉस्ट सेल पे आ गया, तो फिर रूल ये लगेंगे, कोई अनकंडीशनल तो वो है, अगर नहीं कंडीशन लगी हुई तो उसी दिन इनकम बना लेना, कंडीशन लगी हो तो फिर देखो कौन सी कंडीशन है वो कर लेना, ठीक है जी। जी सॉरी, जी बिल्कुल बिल्कुल है, उन पे IS 41 ही लगेगा, वो फेयर लेस कॉस्ट सेल पे आते हैं, लेकिन वो फ्रूट के लिए अगर उन्होंने स्पेसिफिकली ग्रांट दी है तो वो तो फिर पड़ी इधर होगी, और उनके साथ कोई कंडीशन अटैच है तो वो वही बन जाएगी जो मैंने अभी एग्जांपल दी गंदम के क्रॉप की, वही बन जाएगी। आपको आम उगाने के लिए ग्रांट मिली हुई है तो वो कंडीशनल है। जो बायोलॉजिकल एसिड फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे है ना, उस पर रूल ये लगना है, और जो नहीं है इधर पड़ा है उस पर वही पुराना IS 20 लगेगा जैसे पहले लगाते आए आप, क्योंकि वो भी आपका PPE ही बन गया। ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये दोनों कहाँ जाते हैं, माल्टे का बाग कहाँ नजर आता है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 ऐसा ही है, और ये लामा भी कहाँ जाता है, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐसा ही है। और बोलो तो फिर IS 16 वाले एसिड्स के साथ ग्रांट का जो मामला होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पास भी है, आपको पता होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ रीपेमेंट क्यों नहीं हो सकती, रीपेमेंट ही तो है। ये क्या था, ग्रांट विल बिकम रीपेएबल इन फुल, वो भी रीपेमेंट होती थी, जैसे होती थी वैसे ही। IS मैंने सिर्फ इसलिए ये लिखा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता था, ठीक है जी, पता है ना। आप तो सर्टिफाइड पता है यार, रिजल्ट से पहले तो तुम्हें कहता था यार अल्लाह करे हो जाए बस, अब जिनका हो गया वो तो सर्टिफाइड पता है उनको। खान साहब सो भी गए हैं, देखो जगा दें इसको।
हाँ आमिर भाई आप ही जगा दें, क्योंकि और तो कोई जगा नहीं पा रहा इनको, पक्की नींद सोए हुए। अच्छा जी, अल्लाह करे वो कच्ची नींद हो, पक्की वाली तो अच्छी नहीं होती। घर गए थे तो फिर कहा था ना घर घर जाना, अब देखो घर पहुंचे हो। अच्छा जी, अब ज़्यादा यहाँ से पढ़ते हैं, इसकी पिक्चर ले लें अगर आपने लेनी है तो। बस ये कहानी है सारी, ये बस समरी बन चुकी है इसकी, अगर आप पिक्चर लेना चाहें तो ले लें। नज़र आ रहा है ना, गुजारा हो रहा है। ओके, अब ज़रा पढ़ते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो हमने फनकारी डाली है। तो एसिड दे देंगे तो पहले एसिड का ट्रीटमेंट नहीं देखा हो, एसिड देंगे, वो कहते हैं जी आपको बकरे मुबारक हों, ये पकड़ें। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, और पैसे तो नहीं आपने पे किए, तो आपने इसको तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रख लेना है, और कैश की बजाय वो मुफ्त में आए हैं तो ये लाइबिलिटी बना लेनी है, और बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में। बस कैश की बजाय गवर्नमेंट से पैसे आ गए, तो नॉमिनल अमाउंट पे की है तो वो पे करी हुई कैश कर लो और बाकी पीएनएल में डाल दो, ठीक है। बहुत सारी इनकम बन जाएगी ना। नहीं IS-20 भी, या देखो बायोलॉजिकल एसिड का आना तो रिकॉर्ड करना ही है ना, वो तो अपने हिसाब से करोगे। ग्रांट को अलग से लाइबिलिटी बनाओ, बस सुकून में रहो, ठीक है ना। जानवर ही आ गया तो वो जानवर डेबिट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे करना है, ठीक है। कोई कैश पे किया तो कैश क्रेडिट कर दो, बाकी जो बैलेंसिंग वगैरह वो कहाँ चली जाएगी। अगर तो अनकंडीशनल है तो आज ही इनकम, नहीं है तो आज लाइबिलिटी, आहिस्ता आहिस्ता इनकम। बायोलॉजिकल एसिड तो अपने हिसाब से रिकॉर्ड होगा। इसकी मिसाल दूँ अब क्या, कॉमन सेंस यूज़ करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ये पकड़ें, आप जानवर ही ले जाएं, आपने कहा अच्छा जी बायोलॉजिकल एसिड ये जी जनाब गोट्स हैं, ठीक है, गोट्स गोट्स हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल है जी 100 रुपया। आपने हुकूमत को कितना पे किया है, ओ जी बस पर्ची एक बना कर दी उन्होंने, 1 रुपये में उन्होंने बस पर्ची वो चलान की भरी थी हमने फ़ीस, और बस ये हमें बकरे मिल गए। तो फिर बाकी क्या करें, बाकी जी गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर तो अनकंडीशनल है तो आज ही क्या कर लो इनकम, और अगर ये कंडीशनल है तो आज इसको लाइबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम। फ़र्क क्या है, कॉमन सेंस यूज़ करोगे एंट्री खुद ही बनेगी। समझ आई है, ये एसेट आ गया। और अगर एसेट ना आए, पैसे आए, तो एसेट उससे ख़रीदा होगा आपने, वो अपने हिसाब से आएगा। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट और पीएनएल जो आया करता था, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की वजह से। और बाकी फिर ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड कर लोगे, कैश डेबिट जो पैसे आए, और लाइबिलिटी या इनकम क्रेडिट उसी हिसाब से, तो ठीक है जी स्टूडेंट। तो लैंड तो पीपीई में चला गया, उसके बारे में IS-20 में पढ़ा हुआ है हमने कि क्या करते होते हैं। तो नहीं होता तो किधर से सवाल आ रहा है, तो बेटा वहाँ पे भी नहीं होता था, FAR 1 में भी लैंड डेफिसिट नहीं होता था। अब उसके हिसाब से जब ग्रांट आती थी तो हम कहते थे कि जी ग्रांट आई है लैंड के लिए, तो लैंड के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बननी है तो फिर उस बिल्डिंग की डेफिसिट के साथ ग्रांट को मैच करो, और अगर बिल्डिंग नहीं बननी है तो फिर ऐसी ही कोई कंडीशन दी होगी, उन्होंने लैंड भी दे दिया, इसके ऊपर गंदम उगाओ। अब गंदम पे FAR 2 में IS-41 लग रहा है, लेकिन जो लैंड था उसके ऊपर तो FAR 1 में ही पीपीई वाला आइटम था, उस पर IS-20 ही लगा था, उसकी भी यही ट्रीटमेंट है। अगर लैंड मिला है, वो कहते हैं जी कोई कंडीशन एक ही बार सारी कंडीशन मीट होगी, तो इसी तरह से, यानी ये पैसे आपको बायोलॉजिकल एसिड के लिए नहीं मिले, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वाले के लिए, बल्कि ये आप गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया या लैंड के लिए पैसे दे दिए, तो ये सेम वही ट्रीटमेंट चल जाएगा उधर, क्या मसला है। वहाँ पे तो होता ही यही था। FAR 1 भूल रहे हैं आप, हालांकि आगे कह रहे हैं आपके पास है, ठीक है। असल में ना ये तो पढ़ाना ही नहीं था, पढ़ाना सिर्फ ये है। मैं अभी आपको बताता हूँ IS-41 में क्या लिखा हुआ है, वही पढ़ाने जा रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है। पढ़ें, देखें ज़रा क्या होता है, फिर क्वेश्चन दे लूँगा, कोई मसला नहीं, इतनी बात नहीं जितना आपने टाइम लगा दिया। वैसे कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल एसिड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, बायोलॉजिकल एसिड्स मेजर्ड एट, बायोलॉजिकल एसिड्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनके बारे में क्या कह रहा है पढ़ें। दो तरह की ग्रांट्स हैं जी इनकी, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अच्छा, अनकंडीशनल और कंडीशनल हम भी यही कह रहे हैं, बस हमने शाखें बना दी, उल्लू बिठा दिए, अंजाम गुलिस्तां पता नहीं क्या होगा। कंडीशनल के बारे में क्या फरमा रहे हैं जी, सॉरी अनकंडीशनल के बारे में, एन अनकंडीशनल ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन द ग्रांट बिकम्स, ये तो लिखा हुआ हमने, ठीक है, सही है। और
कंडीशनल के बारे में, इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज कंडीशनल, एडी लंबी कहानी, इज कंडीशनल, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग व्हेन अ गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर्स इट नॉट टू एंगेज इन, वो ये कह भी सकते हैं कि ये करो, ये कह सकते हैं ये नहीं करना, तो दोनों तरह से कंडीशन तो किसी तरह से हो सकती है, ठीक है। फिर क्या करो जी, एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड द ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन एंड ओनली व्हेन द कंडीशंस अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट। यहाँ पे वो मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं कहता, IAS 41 ने इनके बारे में क्या कहा कि अगर आपकी कोई ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसिड्स जो फेयरलेस कॉस्ट सेल वाले हैं वो कंडीशनल है, तो ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस से तब लेके जाना है जब कंडीशंस मीट हों। हमने भी जो लिखा है, रिकॉर्ड एज इनकम इन P&L व्हेन द कंडीशन इज मेट। ओके, सही है। आगे फिर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया, लेकिन साथ ही आपके दिनों में सवाल पैदा हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कंडीशन किस तरह की है, ठीक है। पार्शियल रिकग्निशन, अगली बात वही कह रहा है, पार्शियल रिकग्निशन। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मे वेरी, ठीक है। टर्म कंडीशन जो है वो वेरी करती हैं, ये मैंने जो आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं वो वेरिएबल है ना, मतलब वेरी कर रही है, एक में कंडीशन कुछ है दूसरे में कुछ है। फॉर एग्जांपल, अ ग्रांट में रिक्वायर एन एंटिटी टू फॉर्म इन अ टू फार्म बनाओ इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर 5 years एंड रिक्वायर्ड एंटिटी टू रिटर्न ऑल द ग्रांट इफ इट फार्म्स फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन 5 years। ये जो एग्जाम्पल है इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये है ये वाली, ओके, सही है। आगे बढ़ो, इन दिस केस द ग्रांट इज नॉट रिकग्नाइज इन P&L अंटिल 5 years हैव बीन पास्ड, ठीक हो गया, और सही है। ये कहानी जो है ना ये यहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ये यहीं से चल रहा है, ठीक है, हाँ सही है, ये आ गई पहली बात, ठीक है जी। अगली चीज़, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हाउएवर if and terms of grant allow part of it to be retained according to time that elapsed, the entity record that part of in profit at the time passes। ऐसा भी हो सकता है कि वो इजाज़त दे दें कि जितना वक्त गुजर गया उतनी ग्रांट इनकम बना लो, तो ऐसी सूरत के अंदर वो कर सकते हैं उतने हिस्से को इनकम में रिकॉर्ड। तो ये 2 अलग अलग बातें थी, समझ आती है बात, यही बातें लिखी हुई थी, ये IAS 41 में। बोर होने लग गए आप, देख लें, आप जल्दी करें ना, ख़त्म करें इसको। अगली बात, ये कौन से बायोलॉजिकल एसिड्स थे जो मेजर्ड हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और बायोलॉजिकल एसिड्स मेजर्ड एट कॉस्ट एंड बियरर प्लांट, बायोलॉजिकल एसिड्स मेजर्ड एट कॉस्ट एंड बियरर प्लांट, इसके बारे में क्या हुक्म है जी, क्या हुक्म है स्टैंडर्ड, इफ द बायोलॉजिकल एसिड हैज़ बीन मेजर्ड एट कॉस्ट और इट इज़ अ बियरर प्लांट देन रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 20 शुड बी अप्लाइड, ठीक है, और सही है। चलें आगे, ये एग्जांपल बनी हुई है जो मैंने यहाँ से बताई है आपको। ब्लैक वाली एग्जांपल ये है, जैसे ही आए इनकम बना लो। रेड वाली एग्जांपल ये है कि जब आए लायबिलिटी बनाओ और जितना हिस्सा ईयरली बेस पर इनकम बना सकते हो वो बनाते जाओ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया था, ओके, गॉट इट। ये जनाब आपकी कहानी हुई ख़त्म। अब शुरू करने हमने डिस्क्लोजर्स। उठ ही जाऊँ मैं, आज तो मैच भी नहीं है। चार को है, ओके, ये ऑस्ट्रेलियन गाय है, अच्छा जी, इस पे टैग लगा हुआ है, अच्छा जी, हाँ सही है ना, अपने इलाके की गाय होती है उसको ज़रा अपने माहौल से इन्होंने पखे लाओ, पता नहीं की करो, बर्गर गाय अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। मैंने वैसे यहाँ पर आपके वो जो एक्सट्रैक्ट्स से बनाए थे ना, थोड़े से, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स नहीं, पूरे अकाउंट्स थे तकरीबन। जो यहाँ से ना काम चला तो फिर मैं आपके लिए काकूजी PLC ओपन करूँगा, ठीक है, ओके डन। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया था कल जाते जाते, इसको यूज़ कर लूँगा मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डिस्क्लोजर्स को शुरू करने से पहले, डिस्क्लोजर तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रही है जी। डिस्क्लोजर्स में पहले क्या कहता है जी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉलोइंग टर्म्स बिफोर गोइंग इनटू डिस्क्लोजर्स। अच्छा जी, कौन कौन सी जी, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स और बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स। पहले इन दो को तो देख लें, ये क्या नाम से क्या लगता है,
बायोलॉजिकल एसिड में देख लो प्लांट भी है और एनिमल भी है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड कौन सा होगा? जो खुद ही खाया जाए। एनिमल की एग्जांपल दें। मछली फार्म वाला लगता है चारों पास है, किधर है फिर? खुशी में छुट्टी कर ली है, कल उसको खड़ा रखना है हमने। और मेरी तरह सेहतमंद भी काफ़ी है ना, तो बाहर नहीं, उसको इधर सीट पे अंदर खड़ा करना है ताकि सही टांग हो, यूं करके खड़ा होगा, यूं करके। 4 पेपर दिए थे उसने, हैं? हाँ 4 पेपर दिए थे उसने, जिस हिस्सा बकदरे जुस्सा ना जी। अच्छा सुने सुने मेरे बच्चों, सुने, नाम से क्या लग रहा है? वो बायोलॉजिकल एसिड लिविंग एनिमल की मिसाल हमारी क्लास में थी, वो भाई वाली, ठीक है ना, जिसने फिश फार्म बनाया था। फिश फार्म वाली फिश जो है वो आपकी खुद इस्तेमाल हो जाती है, खाई जाती है। ऐसे ही आपका प्लांट्स में एग्जांपल लें तो आपके गंदम का, चावल का जो फसल है वो बस एक बार है, खुद खाया जाता है, काट दिया जाता है, 6 महीने 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, उसको काट देते हैं, कहानी खत्म। तो ऐसे बायोलॉजिकल एसिड जो खुद कंज्यूम हो जाए उनका नाम कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड। और कुछ होते हैं बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स। गाय बियरर बायोलॉजिकल एसिड है। कैसे? उसने खुद कायम रहना है, उसका दूध निकाल रहे हैं, बायोलॉजिकल एसिड। बियरर एनिमल होता है और मतलब उसका बियर कर तो रहा है ना, उसका नाम उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने ये कहा है कि ये इधर ही रहता है। इसको आपने ये नहीं कहना कि आइस 16 में चला जाएगा, यानी कि उसने ये कहा है ना कि बियरर एनिमल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बियरर बायोलॉजिकल एसिड में ये तो आता ही है ना, खुद गाय कायम रहती है और दूध देती रहती है। इस उनका कहने का वहाँ मतलब ये था कि इसको यहाँ से निकाल के पीपीई में ना ले जाना गाय को। आपकी शीप है वो खुद कड़ी रहेगी, उसकी वूल उतरती रहेगी। तो ये भी बियरर बायोलॉजिकल एसिड है, बियरर बायोलॉजिकल एसिड है, जो कि प्रोड्यूस हर साल बियर करता है, एक दफ़ा ज़्यादा बियर करता है। इसकी लकड़ी नहीं होती, वो बात और थी ना, लेकिन वो इसीलिए यहाँ पे कहा था कि बियर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, बियर एनिमल का कॉन्सेप्ट नहीं। यानी कि आप कहो कि जो इस तरह का एनिमल नजर आएगा, गाय है जी चलो पीपीई में ले जाए, या भेड़ है उनके लिए पीपीई में नहीं, उनको नहीं लेके जाना, वो आइस 41 में रहेंगे, वहाँ पर ये कहा गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं थोड़ा तस्वीरें लेकर आया था। ये कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड है या बियरर बायोलॉजिकल एसिड है? बियरर है। इसको तो नहीं काट खाते हम, ज़बा कर दें जी, दूध इकट्ठा निकाल लें, हैं ऐसे करके उंडेल के दूध इकट्ठा निकाल लें, दूध के लिए रखी हुई है, तो दूध ने तो आहिस्ता आहिस्ता करके उससे हम दूध ही कमाना है, और ये कायम रहेगी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल। तो ये क्या है? बियरर बायोलॉजिकल एसिड है। बियरर बायोलॉजिकल एसिड है। ये एनिमल है, ये प्लांट है। बियरर बायोलॉजिकल एसिड है, क्या मतलब? ये तो है ही बियरर प्लांट, पढ़ा सा बड़े ध्यान से गौर से, ठीक है, कि ये दरख्त जो है ये बियरर प्लांट है। इसके ऊपर लगा हुआ जो फल है ये तो बहरहाल एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल एसिड है, ठीक है, लेकिन ये बियरर प्लांट है। ये बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो कि कायम रहते हैं और प्रोड्यूस इन पर आती रहती है, ठीक है। इसकी ऊन तो आनी कोई नहीं है, इसको हमने रखा हुआ है पाल पोस के, फिर इसको गोश्त के भाव बेचना है या कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, कुर्बानी पे बेचना है, ठीक है। तो बहरहाल जिन्होंने बेचना है उन्होंने भी ज़बाई करना है। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल एसिड है जो कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल है। इसने प्रोड्यूस देते नहीं रहना, इसने बस प्रोड्यूस एक ही बार थी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आ गई प्रोड्यूस सारी, ठीक है। उसके बाद अगले साल फिर वहाँ पर मौजूद होगा, फिर दोबारा से गोश्त निकल आएगा उसका, ऐसा तो कुछ नहीं ना होता, ठीक है। बियरर बायोलॉजिकल एसिड। ये हो भाई का फिश फार्म, ये फिश फार्म है, ओके। क्या है ये? ऐसे ही होते हैं तमीज़ से अगर बनाए जाए, छोटे छोटे फिश फार्म है, ठीक है। तो ये फिश फार्म है, ओके। ये फिश फार्म है, इसमें जो ये फिश है, फिशेज हैं ये जो फिश हैं, ये फिश जो हैं ये कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड है। बायोलॉजिकल एसिड माल्टा है, ठीक है। ये जो माल्टा है, माल्टा, ये भी बायोलॉजिकल एसिड है, लेकिन ये क्या है? कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड है। प्लांट तो ये बियरर प्लांट है ना, उसके ऊपर लगा हुआ दरख्त क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। कौन सा वाला? बियरर या कंज्यूमेबल? कंज्यूमेबल। ये जंगल हमने पीछे लगाया हुआ है, ये उसकी लकड़ियाँ हमने काट के इधर रखी हुई हैं। तो ये जंगल क्या है? ये बायोलॉजिकल एसिड है, इसकी लकड़ी के लिए तो इसको लगाया हुआ है, ठीक है, और ये उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़ी। तो ये क्या है? कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड। ये काट दिया, बस कहानी खत्म। हर 6 महीने बाद ये काटते हैं, ऐसा नहीं होता, बस ये 10 15 20 साल लगाने के बाद इनको काट लिया जाता है। उसके बाद
दोबारा से वो फूटे तो फूटे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ दरख्तों में नहीं होता, फिर निकाल निकाल के नए लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वो भी यही है ना, 10 साल के बाद आपने कटाई करनी है, दोबारा आपने 10 साल में आना है तो वो वही है ना, वो खुद ही कट जाना है, बस वो उस तरह से हो जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो ये क्या है, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स जो खुद कुर्बान हो जाएंगे, ये गंदम का फसल भी लगा हुआ है। और ये क्या है, बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स। ओके डन, पढ़ो ज़रा इसको जल्दी से। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स आर दोज दैट आर टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दैट आर टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये बकरे ने ज़बा होकर गोश्त बनना है, ये गंदम, ये दरख्त कट गए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये मछली, ये माल्टा, ये क्या है, ये आर टू बी हार्वेस्टेड, ओके, और सोल्ड एज अ, यानी कि उनको काट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं या उनको बायोलॉजिकल एसिड के तौर पे बेच सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमेबल, यानी कि ये बकरा हम ऐसे बेच भी तो सकते थे, ज़रूरी है ज़बा करके बेचना, इसी को ही बेच दो, ठीक है। लेकिन ये दरख्त नहीं हम बेच रहे होते, जब भी हमने माल्टा बेचना होगा तो साथ दरख्त बेच देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ज़बा करके गोश्त बेचें या बकरा ही बेच दें, वो ये कहना चाह रहा है कि कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड वो हैं जिनको हार्वेस्ट करना है एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या जिनको इसी तरह से बेच देना है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड आर लाइव स्टॉक इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, बकरा हमारा, लाइव स्टॉक हेल्ड फॉर सेल, वही बकरा भी हो सकता है, फिश इन फार्म्स, क्रॉप्स सच एज मेज वीट प्रोड्यूस ऑन बियर प्लांट एंड ट्रीज बीइंग ग्रोन फॉर लंबर, लकड़ी के लिए दरख्त लगाए, ये सब क्या है, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स। बियर कौन से हैं जी, बियर बायोलॉजिकल एसिड्स आर दोज अदर देन कंज्यूमेबल नहीं है वो बियर है, ओके गुड। आगे उन्होंने नहीं दसिया, क्या कह रहा है, बियर बायोलॉजिकल एसिड्स कौन से हैं, आर दोज अदर देन ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक फ्रॉम विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड एंड फ्रूट ट्रीज फ्रॉम विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड, बियर बायोलॉजिकल एसिड्स आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट रादर दे हेल्ड टू बियर प्रोड्यूस, ठीक है। मैच्योर क्या होता है जी, बताया था ज़बानी कलामी, मैच्योर किसे कहते हैं, अगर दूध देने वाला है तो दूध देने की उम्र को पहुंच जाए, अगर फल देने वाला दरख्त है तो फल देने की उम्र में पहुंच जाए, ठीक है। तो मैच्योर बायोलॉजिकल आर दोज दैट हैव अटेन्ड हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशंस, दैट हैव अटेन्ड हार्वेस्टेबल, अंग्रेजियाँ स्टैंडर्ड की मुश्किल, फॉर कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड, और दैट हैव अटेन्ड हार्वेस्टेबल स्पेसिफिक, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड हैं वो काटने की उम्र को पहुंच गए, और आर एबल टू सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट, ये जनाब बियर बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में आ गया, यानी कि गाय हो गई आपकी, आपका दरख्त हो गया, वो अब सस्टेन करेंगे रेगुलर हार्वेस्ट, गाय दूध देना शुरू कर दे, फल देना शुरू कर दे दरख्त, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए उनकी मैच्योरिटी एज होगी, और जो आपके कंज्यूमेबल हैं वो हार्वेस्टेबल हो जाएं, गंदम तैयार है काटने के लिए, बकरा तैयार है ज़बा करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, मैच्योर। समझ आता है, करें पार्ट शुरू।